दोस्तों मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इरेना में। और आज हम लेकर आए दोस्तों आपके लिए EMRS TGT फिजिकल एजुकेशन 2023 की कंबाइंड MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों आपके लिए, क्योंकि वाकई में इनमें जो आज आप क्वेश्चंस देखोगे ना, इनको देखने के बाद आपको लगेगा बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने चैनल पर बोल दिया है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों अगर मेहनत हो रही तो मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा तो मोटिवेशन होना चाहिए, और हमारा मोटिवेशन सिर्फ आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही होता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार की विरासत किसके द्वारा छोड़ी गई है? ठीक है, सूर्य नमस्कार की विरासत किसके द्वारा छोड़ी गई है? यदि लेगेसी ऑफ सूर्य नमस्कार इज लेफ्ट बिहाइंड बाई आर्यंस, बुद्धिज्म्स, मौर्यंस या फिर जैनिज्म्स। आर्यों ने, बुद्ध धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने या मौर्य धर्म के लोगों ने आपके सूर्य नमस्कार की विरासत को दे कर गए हम लोगों को। फटाफट से बताना इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्यों द्वारा। ठीक है, किन्होंने? आर्यों ने ही हमें सूर्य नमस्कार विरासत के रूप में दिया है। ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं दोस्तों सूर्य नमस्कार में? टोटल 12 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव, है ना। भावनात्मक डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बिल्कुल बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि शारीरिक शिक्षा के तीनों ही उद्देश्य होंगे दोस्तों। भावनात्मक डोमेन भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है यानी कि संज्ञानात्मक, और साइकोमोटर डोमेन भी। ये तीनों के तीनों ही आपके शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 22 जून 1984, 23 जून 1984, 22 जून 1894, 23 जून 1894, 24 जून 1894 या फिर 25 जून 1894। फटाफट से बताना है आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मतलब होता है दोस्तों IOC, ध्यान रखना। अगर हो IOA हो तो वो होगा आपका इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, IOC है तो वो होगा आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फटाफट बताएंगे IOC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? बिल्कुल ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। 23 जून सन 1894 में आपके IOC की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? 776 ईसा पूर्व, 774, 776, 766 या फिर 768? फटाफट बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। कौन से ईसा पूर्व में हुई थी प्राचीन ओलंपिक यानी कि एंशिएंट ओलंपिक खेलों की शुरुआत? बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सन 776 ईसा पूर्व में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, फटाक से ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की थी? The Union Ministry of Education appointed the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation to ensure planned development of physical education in which year? फटाफट बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। 1951, 1953, 1952 और 1954, है ना। बताना है दोस्तों आपको। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय था उसने फिजिकल एजुकेशन के एकदम
नियोजित विकास को सही करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और रिक्रिएशन मनोरंजन को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो था उसको नियुक्ति कब की गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1951 में दोस्तों। हालांकि मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग ये 1950 में होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है 1951 सही हो गया, 1950? ढूंढ कर बताना, कमेंट करके बताना मेरे को इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने दोस्तों। छठा क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। मनोरंजन शब्द इतना व्यापक है कि इसमें खेल को शामिल किया जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? है ना, द वर्ड रिक्रिएशन इज ब्रॉड इनफ टू इंक्लूड प्ले वॉज पॉइंटेड बाई प्रोफेसर अजमेर सिंह, जी.डी. बटलर और ब्राइटबिल और मेयर और डॉक्टर J.H. फिनली। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? डॉक्टर D.H. फिनली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। खेल को जो किसमें शामिल किया, मनोरंजन शब्द जो है इतना बड़ा है कि इसको खेल में शामिल किया जा सकता है, यह किसने बोला था? डॉक्टर J.H. फिनली ने बोला था, ठीक है दोस्तों। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? शारीरिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? द सेंट्रल गवर्नमेंट ताराचंद कमेटी फॉर फिजिकल एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1947, 1948, 1950, 1951। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक स्वतंत्रता से 1 साल पहले 1948 में 1948 में आपका ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था। और ताराचंद कमेटी का गठन कौन करता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमारी केंद्र सरकार करती है, ठीक है। यानी नरेंद्र मोदी जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो सरकार करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, मशाल प्रज्वलन समारोह किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1924, 1928, 1932, 1936। द टॉर्च सेरेमनी इंट्रोड्यूस टू द ओलंपिक इन द ईयर 1924, 1928, 1932 या फिर 1936। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा 1936 के ओलंपिक में, ठीक है। टॉर्च मीन्स यहाँ फ्लेम होगा दोस्तों, ठीक है। फ्लेम भी बोलते हैं इसको और टॉर्च भी बोलते हैं, ओके। और 1936 का जो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? मेरे ख्याल से ये बर्लिन में हुआ था, ठीक है। क्रॉस चेक करना आप, ओके। तो टॉर्च जो था, मशाल प्रज्वलन समारोह जो था वो कब स्टार्ट हुआ? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट से। किस वर्ष से शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए? यानी कि द विंटर ओलंपिक गेम स्टार्टेड विच ईयर? 1920, 1928, 1924 या फिर 1932? 1920, 1924, 1928 और 1932। फटाफट से बताएंगे किस वर्ष हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए? पहले विश्व विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1924 में, सॉरी, ठीक है, हाँ 1924। आपके हिंदी वाला ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बी नीचे चला है, 1924 में, ठीक है। 1924 में ही आपके विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है 10वां सवाल? किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में आतंकवादियों ने खिलाड़ियों पर हमला किया और गोली मार दी थी? द टेररिस्ट अटैक एंड शूटेड द प्लेयर इन द टेररिस्ट अटैक्ड एंड शूटेड द प्लेयर इन एन ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। कौन से साल में दोस्तों आतंकवादियों ने किस ओलंपिक में हमला किया था और गोलियां चलाई थी? आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1968 में, 1968 के ओलंपिक में ही टेररिस्ट अटैक हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है कि 1968 का जो ये ओलंपिक था ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, कमेंट करके बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्रंथि गुर्दे से जुड़ी होती है, यानी कि वो ग्लैंड जो आपकी किडनी के साथ अटैच्ड होती है ना। डैश डैश ग्लैंड इज अटैच्ड टू द किडनी।
हमारी वो ग्रंथि जो हमारी किडनी के साथ अटैच है वह कौन सी है? एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है या फिर हाइपोथैलेमस है? फटाफट बताएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अक्सर रखता हूँ अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर। देखो प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर मेरे कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब आप जान लो कि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आपके रिपीट होने वाले हैं या हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ए फॉर एड्रीनल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ठीक आपकी किडनी के ऊपर स्थित होती है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा ना तो येलो कलर का छोटे छोटे डॉटेड टाइप की आपकी एड्रीनल ग्लैंड दिखाई देती किडनी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। वसा एक ऊतक है जो डैश डैश नामक हार्मोन के माध्यम से उपापचयी संकेत अनुक्रियाशील होते हैं। फटाक से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्या है क्वेश्चन आपका? फैट इज अ टिश्यू दैट रेस्पॉन्सिव टू मेटाबॉलिक सिग्नलिंग थ्रू हॉर्मोन्स कॉल्ड प्रोलैक्टिन, एडिपोकाइंस, कॉर्टिसोल या फिर टेस्टोस्टेरोन। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? एपिकॉन्डिस या प्रोलैक्टिस। ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ सॉरी, एपिकॉन्डिस। ऑप्शन ए सही होगा, इंग्लिश में ए वाला नीचे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एपिकाइंस। ठीक है, एडिपोकाइंस, सॉरी एडिपोकाइंस। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, एडिपोकाइंस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है पेशीय बल पर निर्भर होता है। क्या निर्भर होता है दोस्तों? पेशी द्रव्यमान, वजन, शरीर में वसा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मसल फोर्स डिपेंड ऑन मसल मास। हमारा जो पेशी बल होता है वो किस पर निर्भर होता है दोस्तों? मसल मास पे, वेट पे, बॉडी फैट पे या नन ऑफ दी अबव? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? फटाफट से बताएंगे 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आपका मसल मास या पेशी द्रव्यमान। ठीक है, आपके पेशी बल पर जो चीज़ निर्भर होती है वो क्या होता है? आपका पेशी द्रव्यमान या मसल मास। ठीक है, पेशी बल किस पे निर्भर होता है? मसल मास पर, पेशी द्रव्यमान पर निर्भर होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है? एनोरोबिक शक्ति डैश डैश या उससे कम समय तक चलने वाले व्यायाम में पीक पावर आउटपुट है। ठीक है, एनोरोबिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम खपत हो रही। ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज़ ऐसे मतलब एनोरोबिक शक्ति में वह या उस कितना टाइमिंग रखा जाए मिनिमम या उससे कम रखा जाए कि व्यायाम में एक पीक पावर आ जाए, एक अच्छी बोलते हैं ना कि एकदम खतरनाक उसकी पावर हो जाए, बढ़िया पावर हो जाए। कितना रखना चाहिए एनोरोबिक एक्टिविटीज़ का जो टाइम होता है? ठीक है, फटाफट बताएंगे। 45 सेकंड, 38 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा सही जवाब? जल्दी से देंगे आंसर दोस्तों। एनोरोबिक पावर इज अ पीक पावर आउटपुट एक्सरसाइज लास्टिंग डैश डैश और लेस। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 14? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड या उससे कम समय तक चलने वाले व्यायाम ही एनारोबिक एक्सरसाइज के अंदर एक पीक पावर का आउटपुट दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15वां क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प ऑक्सीजन रक्तता में ऑक्सीजन डैश डैश में कम पहुंचती है। इन हाइपोक्सिया लिटिल ऑक्सीजन रीचेस। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? हाइपोक्सिया के अंदर आपके अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। किसकी? O2, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी। अब आपको बताना है कि वो ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर सबसे ज़्यादा। इन 4 अंग दिए हैं आपके सामने दोस्तों। आपका ब्रेन, मसल सेल्स दिया है, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय, फेफड़ों और ऊतकों, इनमें से किन में सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीजन पहुंचती है जब आप हाइपोक्सिया से ग्रसित हो जाते हो? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपके टिश्यूज़ यानी कि आपके ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है हाइपोक्सिया के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, डैश डैश में से सीधे आणविक संपर्क के माध्यम से एक ठोस धातु से दूसरी में ऊर्जा का स्थानांतरण शामिल होता है। डैश डैश इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सॉलिड मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा सही आंसर इसका? ताप चलन, संवहन या दोनों, ताप चलन या संवहन या वाष्पीकरण?
कंडक्शन, कन्वेक्शन, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी इवापोरेशन। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंडक्शन। ठीक है, ताप चालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन आपका। ट्रेड मिल है, ट्रेड मिल्स क्या है? एर्गोमीटर है, फ्लोमीटर है, स्पायरोमीटर है, या ये सभी हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे, ट्रेड मिल इसमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 को नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एर्गोमीटर। ठीक है, क्या होगा? एर्गोमीटर होगा, ध्यान रखना क्या होगा? एर्गोमीटर। ट्रेडमिल क्या है? एर्गोमीटर है। ओके, ट्रेडमिल क्या होती है? जिस पे हम रनिंग करते हैं, मशीन देखिए ना, जिम के अंदर होती है रनिंग करने वाली, उसी को ट्रेडमिल बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18वां क्वेश्चन। प्रमस्तिष्क में भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क का मतलब क्या होता है? जो सेरिब्रम होता है आपका, ठीक है, आगे वाला जो हिस्सा होता है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, उसके कितने भाग होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, उसमें डिवाइड होता है? 3 में, 4 में, 5 में, या फिर 6 भाग में? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 लोब्स होते हैं प्रमस्तिष्क के अंदर, सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है। मांसपेशियों के संकुचन के प्रकार में शामिल है। द टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं मांसपेशियां जो, उनमें इनमें से कौन सी चीज़ें होती है? संकेंद्रीय होता है, गतिहीन होता है, उत्केंद्रीय होता है, या सभी, यानी कि कंसेंट्रिक, स्टैटिक, इसेंट्रिक, या ऑल ऑफ दीज? फटाफट बताएंगे इन तीनों में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं 19 में से। क्वेश्चन नंबर 19, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें से? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। ध्यान रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन की टाइप्स हैं। ओके, मांसपेशियों में संकुचन होता है, कंसेंट्रिक, स्टैटिक, इसेंट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन? सार्टोरियस मांसपेशी शरीर के किस भाग में स्थित होती? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे, जांग में, बाजू के ऊपरी भाग में, बाजू के निचले भाग में, टांग के निचले भाग में। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी सार्टोरियस मसल इज सिचुएटेड? थाई, अपर आर्म, लोअर आर्म, या फिर लोअर लेग? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? बिल्कुल सबका सही जवाब है ऑप्शन ए, थाई। हमारी जांग में पाई जाती है सार्टोरियस। और आपको बताना है कमेंट में कि सार्टोरियस जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है, या सबसे बड़ी हड्डी होती है, या सबसे लंबी हड्डी होती है? आपको बताना है इसको कमेंट के अंदर। ठीक है, हड्डी बोल दिया मैंने, हड्डी नहीं, मसल्स होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है कमेंट में कि सार्टोरियस जो मसल्स है वह शॉर्ट मसल्स में है, कि लॉन्ग मसल्स में है, कि लार्जेस्ट मसल्स में है? फटाफट बताएंगे इसका कमेंट में क्या होगा सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन किनेसियोलॉजी के पिता कहलाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ काइंसियोलॉजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुकरात, एपिक्यूरस, अरस्तु, या फिर प्लेटो? फटाफट बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसके जो सही जवाब होगा अरस्तु। काइंसियोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं? एरिस्टोटल माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ओके, अरिस्टोटल, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ट्रांसवर्स प्लेन। क्या कह रहा है? ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन। आपको बताना है वह ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका, शरीर को ऊपर एवं नीचे के भागों में बांटता है, शरीर को दाएं व बाएं भाग में बांटता है, शरीर को सामने व पीछे के भागों में बांटता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आपका जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो हमारी शरीर को किस तरीके से डिवाइड करता है, काटता है या बांटता है? क्या होगा 22 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शरीर को ऊपर एवं नीचे के भागों में बांटता। जो ट्रांसवर्स प्लेन होगा वो शरीर के आपको ऊपर के और नीचे के भागों में बांटेगा। ठीक है, ऊपर के और नीचे के भागों में बांटेगा। कैसे बांटता है ऊपर के और नीचे के भागों में? मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपके पैर हैं, आपके हाथ हैं, यहाँ से डिवाइड कर देगा, ऊपर का भाग अलग हो जाएगा और नीचे का भाग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। मांसपेशी के अंदर पर्याप्त तनाव हो तथा उसकी लंबाई बढ़ रही हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? मसल डेवलपिंग सफिशिएंट टेंशन एंड लेंथन इज कॉल्ड। देखो, जब भी आपकी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ेगी, उसमें टेंशन यानी कि तनाव बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोटोनिक या फिर इसेंट्रिक। देखो, आइसोमेट्रिक में तो पता ही नहीं चलता है ना, कि लंबाई बढ़ रही है घट रही है, कोई कार्य होता दिखाई ही नहीं देता। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसेंट्रिक। ठीक है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर क्या होगा? आपकी पर्याप्त लंबाई बढ़ रही होगी और साथ ही साथ इसमें तनाव भी क्लियर तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 24वां क्वेश्चन 24। ओके, आज वायु वाले बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं आज यहाँ। एक्चुअली स्कूल में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ एयरफोर्स वाले अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रहे हैं हमारी इस विद्यालय के ऊपर से, तो वही आवाज़ जा रही है, जेट प्लेन्स वगैरह जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, पानी में मानव शरीर का विशेष गुरुत्वाकर्षण निर्भर होता है। विस्थापित पानी के वजन पर, तालाब के आकार पर, शरीर की ऊंचाई पर, तैरने के कौशल पर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द वाटर डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, साइज ऑफ पॉन्ड, हाइट ऑफ बॉडी और स्किल ऑफ स्विमिंग। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब? जल्दी बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, विस्थापित पानी के वजन पर। ठीक है, पानी में मानव शरीर का जो विशेष गुरुत्वाकर्षण जो डिपेंड होता है ना, वो विस्थापित पानी के वजन पर होता है। जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है उसके वेट पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेक्टोरियलिस मेजर मांसपेशी का प्रविष्ट स्थल है। इंसर्शन ऑफ पेक्टोरियलिस मेजर मसल, मतलब कहाँ पर वो स्थित होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ से स्थित होती है, उसकी बात कर रहा है। ह्यूमरस के वृहद ट्यूबरकल के मध्य भाग पर, ह्यूमरस के वृहद ट्यूबरकल के उच्चतम 3 भागों से, इलियक के ऊपर या ह्यूमरस के वृहद ट्यूबरकल के क्रेस्ट पर। मिडिल इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, हाईएस्ट ऑफ 3 इंप्रेशन और ग्रेटर ट्यूबरकल ह्यूमरस, टॉप ऑफ द इलियक, क्रेस्ट द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। देखो, पेक्टोरियलिस मेजर जो होती है आपकी छाती में पाई जाती है। ठीक है, 2 मसल्स होती हैं इसमें, एक आपकी पेक्टोरियलिस मेजर होती है और एक आपकी पेक्टोरियलिस माइनर होती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहाँ पर इसमें इनमें से क्या होगा सही जवाब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमरस के वृहद ट्यूबरकल के क्रेस्ट पर। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। आपकी ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? ह्यूमरस हड्डी आपकी बाजू में होती है, रेडियस अल्ना के ऊपर वाली, जहाँ पर आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स के बीच में आपकी ह्यूमरस बोन्स होती है। ठीक उसके बगल आप चेस्ट का जो पार्ट देखोगे ना, वो हिस्सा आपका पेक्टोरियलिस मेजर का कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? काइफोसिस को निम्न में से किन नामों से और नाम से जाना जाता है? ठीक है, काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, 4 नाम आपके सामने, इसमें से काइफोसिस किसको बोलते हैं? काइफोसिस का मतलब होता है दोस्तों कुबड़ापन, है ना। कुबड़ापन में आपने देखा होगा कि एक इंसान होता है, उसके ऐसे कुबड़ निकल आता है, ये उसकी पीठ होती है, उसमें ऐसे कुबड़ निकल आएगा, वो ऐसे झुका रहेगा, ऐसे कुबड़ निकल आएगा, है ना, ठीक है ना, ऐसे कुबड़ निकला होगा इस टाइप का। तो क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? पृष्ठ खोखला, गोल कंधा, सपाट पृष्ठ, पार्श्व वक्रता, क्या होगा इसमें से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या, और 76 ने 26 होगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गोल कंधा, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? राउंड शोल्डर भी बोला जाता है काइफोसिस को, राउंड शोल्डर। ठीक है, राउंड शोल्डर भी हम इसको बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बल। क्या है क्वेश्चन 27? बल। ठीक है, बल, एक बल जो सभी प्रकार की वस्तुओं को पृथ्वी पर केंद्र की ओर खींचता है उसे कहते हैं। एक ऐसा बल दोस्तों जो सभी प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको पृथ्वी की ओर
अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, गुरुत्वाकर्षण बल, काउंटर बैलेंस, मोमेंटम या फिर सेंट्रीफ्यूगल बल। अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेविटी। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जो वस्तुओं को नीचे अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। दो हड्डियों की संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्टल कहते हैं, कपल कहते हैं, या कि कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं, या फिर आर्टिकुलेशन कहते हैं। द जंक्शन ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड। डिस्टल, कपल, कॉन्स्ट्रेंट या आर्टिकुलेशन, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। ये दो बोन्स होती हैं, अभी इनके बीच में जो यहाँ पर ये जॉइंट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, आर्टिकुलेशन बोला जाता है। ठीक है, जो भी हमारी दो हड्डियों के बीच का जो जॉइंट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पर जुड़ती हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा काइनेमेटिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइनेमेटिक? ठीक है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। ये देखो, काइनेमेटिक का मतलब होता है दोस्तों चलती हुई चीज़ें, है ना, गतिशील हों वस्तुएं, समझ लो, उनमें गति हो रही हो। अब यहाँ पर देख लो चारों ऑप्शन में, गतिशील वस्तु का पथ, तो भाई गति यहाँ पर मौजूद है तो ये तो होगा। रिलीज एंगल, अब कोई चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी मूवमेंट होगी, गति होगी, ये भी होगा। रिलीज एंगल का वेग बोल दिया तो भाई इसमें भी आपकी गति होगी, है ना। तो वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, यही आपका क्या है? काइनेमेटिक चीज़ से संबंधित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज, निम्नलिखित में से कौन सा चरण गोला फेंक हेतु आवश्यक चरण है? फेजेस की बात आ गई, आपके शॉर्टपुट से रिलेटेड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फेज इन शॉर्टपुट? काउंटर बैलेंसिंग फेज, हॉपिंग फेज, थ्रस्टिंग फेज या ऑल ऑफ दी अबव? आपको बताना है इन तीनों में से, इन चारों में से, है ना, इन चारों में से आपका शॉर्टपुट का फेज नहीं होगा पूछा है। ठीक है, नहीं होगा पूछा है कि कौन सा फेज है, नहीं पूछा है कौन सा फेज होगा। बताएंगे दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये आपका काउंटर बैलेंसिंग चरण, हॉपिंग चरण या थ्रस्टिंग चरण जो होता है, ये तीनों के तीनों आपके किससे संबंधित? आपके शॉर्टपुट से संबंधित हैं दोस्तों। किससे? शॉर्टपुट से संबंधित है, गोला फेंक से संबंधित है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा के अधिकतम परिव्यय के साथ, ठीक है, ऊर्जा के अधिकतम परिव्यय के साथ कुछ अंतिम परिणाम लाने की क्षमता है या समय और ऊर्जा के साथ लाने की, है ना। डैश डैश इज द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट सम एंड रिजल्ट्स विथ मैक्सिमम आउटले ऑफ एनर्जी और ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्किल्स, मोटर लर्निंग, मोटर एजुकेबिलिटी और गोल सेटिंग। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? मोटर या दक्षता, कौशल या दक्षता, मोटर सीखना, मोटर शिक्षा योग्यता या फिर लक्ष्य निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपकी स्किल, आपकी कौशल, आपकी दक्षता ही होती है जो ऊर्जा के अधिकतम परिव्यय के साथ कुछ अंतिम परिणाम लाने की क्षमता या समय और ऊर्जा के साथ लाने की होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों, 32वां क्वेश्चन। स्मृति के मुख्य चरणों का सही क्रम दर्शाने वाले उत्तर का चयन कीजिए, यानी चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेन स्टेजेस ऑफ मेमोरी। स्मृति मीन्स आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त। ठीक है, तो कौन से वो करेक्ट ऑर्डर हैं इनमें से जो आपकी मेमोरी की मेन स्टेज कहलाते हैं दोस्तों? ठीक है, एनकोडिंग, रिट्राइवल, स्टोरेज, एनकोडिंग, स्टोरेज या रिट्राइवल, एनकोडिंग और स्टोरेज, या फिर स्टोरेज पहले आएगा, रिट्राइवल बाद में आएगा, एनकोडिंग आएगा। फटाफट से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर? 32 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले आएगा एनकोडिंग, फिर आएगा स्टोरेज, फिर आएगा रिट्राइवल। ठीक है, जो आपकी मेमोरी होती है वो उसमें सबसे पहले उसकी एनकोडिंग होती है, फिर वो स्टोरेज में आती है, फिर उसका रिट्राइवल होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो 33वें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपका? क्रेटी के अनुसार चिंता प्रबंधन तकनीकों का सही क्रम क्या होगा?
अकॉर्डिंग टू क्रेटी, what is the correct sequence of an anxiety management techniques? Cognitive adjustment method, visualization method and biofeedback, या visualization method, autogenic training, somatic techniques, ठीक है, somatic techniques या फिर somatic techniques, visualization methods and cognitive adjustment methods, और ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, सेंटरिंग एंड बायोफीडबैक। फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव एडजस्टमेंट मेथड्स, विजुलाइजेशन मेथड एंड बायोफीडबैक। संज्ञानात्मक विजुलाइजेशन, समायोजन की विधियाँ, तरीके एवं बायोफीडबैक ही क्रेटी के अनुसार चिंता प्रबंधन और तकनीकों का सही क्रम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। क्या कहता है 34वां क्वेश्चन? जब किसी को पूर्व कौशल या अनुभव के माध्यम से किसी नए उद्दीपक की प्रतिक्रिया में सहायता प्राप्त होती है तो इसे कहते हैं when someone's response to a new stimulus is added in same way by his prior experience in a task or skills, this is called। वो कैसा ट्रांसफ़र कहलाएगा दोस्तों? वो कैसी स्थानांतरण की प्रतिक्रिया होगी जब किसी पूर्व कौशल, जो चीज़ हमने पिछले कुछ सीखा है, पहले कभी सीखा है ना भूतकाल में, ठीक है, उस अनुभव के माध्यम से किसी नए चीज़ को हम रिएक्ट करें, उस पर प्रतिक्रिया दें, तो वह कैसा ट्रांसफ़र कहलाएगा दोस्तों? प्रतिक्रिया करने में उसमें सहायता प्राप्त, उसको सीखने में सहायता प्राप्त हो पुराने अनुभव से, तो वो कैसा ट्रांसफ़र कराएगा? नकारात्मक, आदत हस्तक्षेप, सकारात्मक या फिर तटस्थ स्थानांतरण, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफ़र, हैबिट ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र या फिर न्यूट्रल ट्रांसफ़र। फटाफट बताएंगे दोस्तों इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 34 का क्या सही आंसर होगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव ट्रांसफ़र दोस्तों, सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जब भी हम अपनी पूर्व में कोई चीज़ सीखे हुए होते हैं, कोई भी स्किल हमने डेवलप कर रखी है और उसको नई किसी स्किल में सीखने में हमें सहायता प्राप्त हो रही है उस स्किल से, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बास्केटबॉल आपने सीखा है तो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को हैंडबॉल में बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि काम आती हैं सीखने के लिए। ठीक है, ओके, समझ में आया? आपने लॉन टेनिस खेला है तो उसमें उसके कुछ शॉट्स होंगे जो आपके क्या बोलते हैं बैडमिंटन में काम आ सकते हैं। इस टाइप की स्किल्स ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट में उपयोग किया जाने वाला परिवर्णी शब्द ओशियन जब सही ढंग से विस्तारित किया जाता है तो इस तरह पढ़ा जाता है। द एक्रोनिम ओशियन यूज्ड इन बिग 5 पर्सनैलिटीज ट्रेट्स व्हेन एक्सपेंडेड करेक्टली रीड एज फॉलोअर्स। खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, उत्कृष्टता या निरपेक्षता, नकारात्मकता, अवलोकन, चेतना, बहिर्मुखता, माहौल, बड़प्पन, है ना, आउटर रीच, अनुकूलता, बड़प्पन, उत्साह, माहौल, या फिर खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, बहिर्मुखता, सहमतता या फिर मनोविक्षुब्धता। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसा होगा? ओपननेस होगी, है ना, फिर आपका कॉन्शियसनेस हो जाएगा, एक्स्ट्रावर्जन होगा, है ना, और एग्रीब्लीनेस हो जाएगा, है ना, और न्यूरोटिज्म्स, ये इसका सही क्रम होगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है 36वां क्वेश्चन? रोगियों को दैहिक चिंता से निपटने में मदद करने के लिए डॉक्टर एडमंड, किसने? डॉक्टर एडमंड जैकबसन द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का आविष्कार दिया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर एडमंड जैकबसन टू हेल्प पेशेंट कॉप विथ सोमैटिक एनेक्साइटी। फटाफट बताएंगे। सोमैटिक एनेक्साइटी मतलब दैहिक चिंता, आपकी टेंशन, है ना, इससे निपटने के लिए जैकबसन ने कौन सी टेक्निक बताई? फटाफट बताएंगे क्या होगा? प्रगतिशील विश्राम विधि, यौगिक विश्राम, या फिर जैन ध्यान, या फिर असंवेदीकरण, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, यौगिक रिलैक्सेशन, जैन मेडिटेशन, या फिर
डिसेंसिटाइजेशन। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, प्रगतिशील विश्राम विधि के द्वारा ही जैकबसन ने सोमैटिक एंजाइटी को दूर करने के या उससे निपटने के लिए बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37? मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के आकलन में उपयोग की जाने वाली विधियों के नाम क्या हैं? द नेम ऑफ द टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाई साइकोलॉजिस्ट टू एसेस पर्सनैलिटी। पर्यवेक्षण एवं साक्षात्कार, कागज एवं पेंसिल प्रश्नावली विधि, प्रक्षेप परीक्षण या फिर उपर्युक्त सभी। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, पेपर एंड पेंसिल क्वेश्चनर्स, सेल्फ रिपोर्ट बोल सकते हैं इसको, प्रोजेक्टिव टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सनैलिटी के आकलन में उपयोग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा दोस्तों। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष हुई और किसके द्वारा हुई? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 1920 श्री करण सिंह, 1922 लूथर एच गुलिक, 1920 हैरी क्रो बक, 1921 डॉक्टर PM जोसेफ। इन विच ईयर एंड बाई होम वॉज द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेड इन इंडिया? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1920 हैरी क्रो बक। 1920 में हैरी क्रो बक ही कौन थे? इसके फाउंडर थे, इन्होंने इसकी नींव रखी थी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किन वर्षों में शिक्षा पर प्रथम द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई? ठीक है, कौन से सालों में पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई दोस्तों? इन विच ईयर द फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वर फॉर्मुलेटेड इन इंडिया? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1968, 1986, 1951, 1975, 1961, 1980, 1962, 1982। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा 39 का सही आंसर? बिल्कुल 39 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1968 और वर्ष 1968 में आपकी पहली शिक्षा नीति थी और 1986 में आपकी दूसरी शिक्षा नीति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 40वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। क्या कह रहा है 40वां क्वेश्चन? विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने हेतु भारत सरकार द्वारा सन 1961 में किस स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों? विच autonomous organization was set up in year 1961 by the government of India to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर? 40वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि क्या हो गया NCERT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NCERT ध्यान रख लो। ठीक है, और ये NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान रखना NCERT नहीं 19, और इसकी स्थापना कब? NCERT 1961। ठीक है, चलो गुणवत्ता में सुधार रखने के लिए क्या किया था? राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए इस चीज़ का गठन किया गया था। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है NCERT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। भारत में खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए, किसके स्तर को बढ़ाने के लिए? खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत में के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल नीति पर प्रस्ताव कब तैयार किया गया जो संसद के दोनों सदनों में रखा गया? व्हेन वाज अ रेजोल्यूशन ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड एंड laid in both houses of parliament
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। फटाफट बताना है दोस्तों, संसद की दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया है, तैयार किया गया, वह कब तैयार किया गया? आपके चारों ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्ष 1984 यानी कि इन द ईयर ऑफ 1984 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, 42वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सर्वप्रथम विश्व में विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम वर लॉन्च्ड? पहले यूनिवर्सिटीज़ गेम कब लॉन्च हुए दोस्तों? फटाफट बताएंगे। 1923, 1931, 1927 या फिर 1935? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1923 में आपके पहले यूनिवर्सिटीज़ गेम का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने दोस्तों। 43वां क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस दिनांक को अस्तित्व में आया? ऑन विच डेट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑप्शंस: 1 जनवरी 1995, 17 अगस्त 1995, 1 अप्रैल 1993, 5 सितंबर 1993। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा सही जवाब? ठीक है, क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 अगस्त 1995 में दोस्तों भारत सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में आपका राष्ट्रीय अध्यापक परिषद अस्तित्व में आया था। ठीक है, टीचर क्या है? काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NCTE। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। और इसके अस्तित्व की, इसके स्थापना की बात करें तो 17 अगस्त 1995 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं। जी मैम, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में भारत की शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की, है ना, क्या कह रहा है? वर्ष 1956 में भारत की जो फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना किसने तैयार की थी दोस्तों? इन द ईयर 1956 हु प्रिपेयर्ड अ नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इन इंडिया? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? आपके ऑप्शन है दोस्तों, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी मनोरंजन की बात की और आपकी इस ऑप्शन में भी रिक्रिएशन शब्द कनेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45वां, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का घटक नहीं है? विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ नॉइस पोल्यूशन? शोर का स्रोत, शोर से प्रभावित वस्तु, शोर का सपना या शोर का माध्यम? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ड्रीम ऑफ नॉइस। ठीक है, शोर का सपना कोई आपका ध्वनि प्रदूषण का कोई घटक नहीं है। ठीक है उसका कोई कंपोनेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दोस्तों। 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाडा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, महिला एवं बेटी संघ, विश्व डोपिंग, इंग्लिश में देखते हैं, वाडा का इंग्लिश से ही समझ में आएगा। द फुल फॉर्म ऑफ वाडा इज वुमेन एंड डॉटर एसोसिएशन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाशिंगटन एंटी डोपिंग एजेंसी या वर्ल्ड एमेच्योर ड्रग्स एसोसिएशन? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा 46 का वो होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या होगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी और इसका पहला वर्ल्ड एंटी वाडा ने पहली बार कब टेस्ट किया था? ठीक है, कब टेस्ट किया था, किस ओलंपिक में टेस्ट किया था डोपिंग से रिलेटेड पहला टेस्ट? ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नशीले पदार्थों का उपयोग एथलीटों द्वारा किया जाता है दर्द निवारक के रूप में, एनर्जी बूस्टर के रूप में, वजन नियंत्रण के रूप में, भूख को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड बाय पेन किलर्स, एनर्जी बूस्टर, वेट मेंटेनर और हंगर कंट्रोलर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब? फटाफट बताएंगे 47वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 47वें क्वेश्चन का जो सही आंसर नार्कोटिक्स, नशीले पदार्थों का जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है दर्द निवारक के रूप में होता है। किसके रूप में? पेन किलर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसके रूप में? पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों इसकी सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिस भी दोस्त को टेलीग्राम चैनल क्लिक करने पे अगर हो सकता है कि वो चैनल पे आप ना पहुंच पा रहे हो, वो डायरेक्ट आपको क्रोम में या गूगल में ले जा करके छोड़ दे रहा हो, तो गूगल पे जो ऊपर सर्च वाला कॉलम होता है ना, उस चीज़ को आप कॉपी करके डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर देंगे तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। बहुत से लोग उसमें नहीं पहुँच पा रहे थे इसके लिए। बाकी आप पर्सनली मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाने वाला सवाल है। विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का बनने में, मांसपेशियों की मजबूती में, मांसपेशियों के संकुचन में या फिर जल स्तर को बनाए रखने में। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल कंट्रैक्शन और फिर मेंटेनिंग वाटर लेवल। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनने में आपका विटामिन के मदद करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 49वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। जेई पार्क के अनुसार कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र नहीं है? लोगों को सूचित करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को लापरवाही करने में मार्गदर्शन करना, लोगों को न्याय दिलाना। अकॉर्डिंग टू जेई पार्क विच वन इज not the objective of health education? Informing people, motivating people, guiding into action, judging the people। फटाफट बताएंगे दोस्तों जेई पार्क के अनुसार कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र नहीं है? इनमें से 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लोगों को न्याय देना। ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं था, बाकी ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव थे, लोगों को सूचित करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को कार्रवाई करने में मार्गदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या कह रहा है? स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदर्श के बारे में बताना, बच्चों को अच्छे और खुश रहने की इच्छा को प्रेरित करना, विद्यालय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करना, या सारे के सारे। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर? 50वें का बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे ही क्या है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51वां क्वेश्चन है हमारा, उन मानवीय गतिविधियों के नाम बताइए जिनके कारण नई बीमारियां फैलती हैं। नेम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैड लेड टू द स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेस। कौन सी वह गतिविधियां जिसके कारण नई बीमारियां पनप जाती, फैल जाती हैं? वन्य जीव आवास पर अतिक्रमण, कृषि में परिवर्तन, अनियंत्रित शहरीकरण, या सारे के सारे। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से 52 की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में भोजन की मात्रा की आवश्यकता निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, उम्र और लिंग पर, ऊंचाई और सौष्ठव पर, मनोदशा और स्वाद पर। ठीक है, या तो कार्य एवं आराम पर। ठीक है, यहाँ कार्य और आराम छूट गया, कार्य और आराम पर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायरमेंट बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन एज एंड सेक्स, हाइट एंड बिल्ड, मूड एंड टेस्ट और वर्क एंड रेस्ट। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? मूड एंड टेस्ट। ठीक है, मनोदशा और स्वाद। ठीक है, मनोदशा और स्वाद। शरीर में जो भोजन की मात्रा किस पर निर्भर होती है? वो आपकी मनोदशा और आपके स्वाद पर निर्भर करती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दोस्तों। WHO के अनुसार
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, चाहे वो आपका ईएमआरएस का एग्जाम हो चाहे किसी भी चीज़ का, ठीक है। ध्यान रखना WHO से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी एक अच्छी सी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ऑनलाइनर की, जहाँ बाकी मैं आपको क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर WHO की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास रखी हुई है, जो कि पूरी WHO के बारे में इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर से आपको टच में करा देगा, ठीक है। चलिए, और जो भी भाई मेरा भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूं, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन यार सबके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे हम। WHO के अनुसार मोटापा कितने BMI से अधिक या बराबर होता है? WHO के अनुसार जो है ना, एज पर WHO एडल्ट ओबेसिटी BMI ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 35, 31 या 32। फटाफट बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 30। WHO ये मानता है दोस्तों कि मोटापा की 30 के बराबर अगर आपकी बीमारी है तो आप मोटापे से ग्रसित हैं। 30 के बराबर या 30 से अधिक है तो आप मोटापे से क्या हैं? ग्रसित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने दोस्तों। 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? फॉलोइंग अमंग द गिवन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। दिलचस्पी, भाग लेना, प्रोत्साहन या फिर लक्षण। फटाफट बताएंगे इन चारों में से क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिम्टम्स, ठीक है। ये हेल्थ का आपका कोई सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। बाकी आपका प्रोत्साहन हो गया, भाग लेना, दिलचस्पी, ये सारी चीज़ें हेल्थ के प्रिंसिपल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी को तैयार करने का एक बुनियादी तरीका है, बिल्कुल। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ना? आपके ऑप्शन है दोस्तों मैथवी जीव, मार्टिन, हैरी या फिर मैथ्यू। फटाफट बताएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय होम। किसने दिया था? तो 55 का होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैथ्यू, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 56वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। व्यापक अंतराल प्रशिक्षण विधि में तीव्रता लगभग कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इन द एक्सटेंसिव इंटरनल ट्रेनिंग मेथड द इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली। आपके ऑप्शन है 25 से 30%, 30 से 40, 40 से 50 या फिर 60 से 80। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 60 से 80% तीव्रता होनी चाहिए दोस्तों एक व्यापक अंतराल प्रशिक्षण मेथड के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका 57वां क्वेश्चन आपके सामने है। दो स्प्रिंट्स के बीच में, यानी जो तेज गति से दौड़ने वाली 100 मीटर की जो रेस होती है 100 to 100 की, दो स्प्रिंट्स के बीच विश्राम काल किसका उदाहरण है? रेस्ट पीरियड बिटवीन टू स्प्रिंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भार घनत्व, भार मात्रा, संचलन अवधि या फिर संचलन तीव्रता, लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम, मूवमेंट ड्यूरेशन या फिर मूवमेंट इंटेंसिटी। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोड इंटेंसिटी दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? लोड डेंसिटी, ठीक है। लोड डेंसिटी क्या है? दो स्प्रिंट्स के बीच के विश्राम काल का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58वां क्वेश्चन है। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक इज एसोसिएटेड विद ताकत से, लचीलेपन से, गति से या सहनशीलता से, यानी कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और एंडोरेंस। फटाफट बताएंगे दोस्तों। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो टेक्निक है वो इन चारों में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है फ्लेक्सिबिलिटी से दोस्तों। किससे संबंधित है? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लचीलेपन से संबंधित है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। 59वां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभा सूचक है? भार सहन करने की क्षमता, प्रदर्शन स्थिरता, प्रदर्शन वृद्धि की दर या उपयुक्त सभी। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैलेंट इंडिकेटर। इन्हीं में से टैलेंट को इंडिकेट करने वाली चारों में से कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? एबिलिटी टू टॉलरेट परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, द रेट ऑफ इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे होंगे दोस्तों। आपकी प्रदर्शन की स्थिरता, प्रदर्शन में वृद्धि की दर,
ठीक है, और साथ ही भार को सहन करने की जो क्षमता होती है, ये सारे के सारे आपके टैलेंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कौन सा प्रशिक्षण चक्र साप्ताहिक चक्र भी कहलाता है? ठीक है, कौन सा प्रशिक्षण चक्र साप्ताहिक चक्र भी कहलाता है? विच ट्रेनिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड वीकली साइकिल? फटाफट बताएंगे। मिनी साइकिल, मीजो साइकिल, माइक्रो साइकिल या फिर मैक्रो साइकिल? क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माइक्रो साइकिल। अब कमेंट में बताएंगे आप ये कितने से कितने दिन तक चलती है? साप्ताहिक है तो मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिभार का एक दैहिक कार्यात्मक लक्षण है? भूख में कमी, निद्रा में कमी, पाचन में गड़बड़ी, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम ऑफ ओवरलोड? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्लीप, डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन या ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 61 का? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, लॉस ऑफ स्लीप भी होगा, लॉस डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन भी होगा, पाचन में भी गड़बड़ी होगी, निद्रा में भी कमी होगी, भूख में भी कमी होगी। ये अधिभार का एक दैहिक कार्यात्मक लक्षण है जब ओवरलोड आपके ऊपर दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समन्वय क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? गतिविधि क्षमता, चलने की क्षमता, त्वरण क्षमता, युग्मन क्षमता, यानी कि मूवमेंट एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, एसेलरेशन एबिलिटी या फिर कपलिंग एबिलिटी? फटाफट बताएंगे दोस्तों, आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, इसका सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही था दोस्तों क्वेश्चन में। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताना यार कैसी लगती है क्लास मेरी, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको बताइए। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको टॉपिक वाइज भी आपको पुटअप हो जाए। एक्चुअली कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। ठीक है, तो आज कोशिश करूँगा अगर स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है तो शाम को ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, जिसमें मैं बना रहा हूँ। आज आधे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, इस वजह से भले एक दिन लेट हो बट दोस्तों मेरा मानना यही कि आपको क्वेश्चंस और आपको मटेरियल, आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब लोग फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।